दिल का क्या कसूर पार्ट 2। रोशनी। देव की आवाज़ तेज हुई। जब वो लड़खड़ाई देव तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक रोशनी बेहोश हो चुकी थी। उसका शरीर देव की बाहों में ढह चुका था। देव का चेहरा पल भर को सख्त पड़ गया था। देव ने झुककर उसे संभाला। रोशनी। उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा घबराई हुई थी। देव ने बिना वक्त गवाए उसे गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया था। रोशनी की नब्ज चेक की, माथा छुआ, ठंडा पसीना था। देव की तेज आवाज़ जैसे ही गूंजी, ऊपर की सीढ़ियाँ जैसे दौड़ते कदमों से भर गई थीं। सबसे पहले आरती पहुंची, बड़ी माँ पायल की बहू और उनके बेटे आकाश की पत्नी। हल्की चाल लेकिन आंखों में जिज्ञासा। उसके पीछे पीछे काव्या, देव की छोटी बहन किरण, रोशनी की चाची सास और बड़ी माँ पायल। उनकी आंखें जैसे पूरे कमरे का एक्सरे कर रही हों। और फिर दादी, जिनकी आंखों में फौरन सवाल और शक दोनों उतर आए थे। देव रोशनी को धीरे से बेड पर लिटा चुका था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। आरती ने सबसे पहले माहौल को हल्का किया। देवर जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ज्यादा ही डांट दिया हो हमारी रोशनी को? वो मुस्कुराई, लेकिन आंखें चुपचाप देव का चेहरा पढ़ रही थी। देव ने कुछ नहीं कहा, बस एक तेज सांस भरी। काव्या फौरन रोशनी के पास आकर बैठ गई थी। उसने रोशनी का हाथ पकड़ा। भाभी, भाभी प्लीज आंखें खोलो ना। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भैया जल्दी डॉक्टर को बुलाओ ना। भाभी अपनी आंखें भी नहीं खोल रही हैं। किरण उसके माथे को छूते हुए तुरंत बोली। इसका तो पूरा बदन ठंडा पड़ गया है। देव, कुछ हुआ था क्या नीचे, या फिर तुमने कुछ कहा है? देव ने उन्हें देखा। मैं अभी अभी आया था चाची। और रोशनी, उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। दादी भी अब तक कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उनकी आवाज़ सख्ती, क्या हुआ इसे? लेकिन देव ने कोई जवाब नहीं दिया था। दादी की निगाहें देव पर टिक गई थी। मैं पूछ रही हूँ ना, कुछ कहा क्या तुमने इसे? तुम्हारी आदत है ना बात बात पर ताना मारने की। जरूर तुमने ही इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये डरकर बेहोश हो गई है। उनकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। देव पल भर को चुप रहा, फिर बोला, मैंने कुछ नहीं कहा दादी, मैं तो बस। वो आरती धीरे से मुस्कुराई, लेकिन तंज में डूबी आवाज में बोली, अरे देवर जी, शादी का पहला ही दिन था, इतना भी क्या गुस्सा आ गया आपको कि बेचारी बेहोश हो गई? देव ने उनकी बातें अनसुनी करनी थी, लेकिन उसकी फटी सांसें बता रही थी कि वो खुद भी परेशान था। बड़ी माँ पायल ने तुरंत तीखे लहजे में बोली, अभी तो ब्याह एक दिन भी नहीं हुआ और बहू को कमजोरी भी होने लगी। वह रोशनी की तरफ नहीं, सीधे देव को घूर रही थी, या फिर कोई शाही स्वागत कराए हो जो ये हाल हो गया है लड़की का। देव ने रुककर जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया है बड़ी माँ, मैं बस कमरे में ही आया था और ये बेहोश हो गई। बड़ी माँ ने आंखें तरी, बस बहुत हो गया, रोशनी को कमरे में लिटाओ, और हाँ देव, तुम बाहर चलो जरा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देव ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा। डॉक्टर अंदर आए। डॉक्टर अंदर आए तो पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सबकी निगाहें रोशनी पर टिक गई थी, जो बेहोशी की हालत में भी बेड पर पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने देव की तरफ देखा। कब से बेहोश है? देव ने घड़ी की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, करीब 20 मिनट से। डॉक्टर ने सिर हिलाया और रोशनी की नब्ज चेक करने लगे। उसने स्टेथोस्कोप निकाला और उसकी सांसों की गति को सुना। फिर धीरे से पायल और दादी की तरफ मुड़ा। इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, शायद स्ट्रेस या डर की वजह से ऐसा हुआ है। आपने कहा कि अचानक गिर पड़ी थी। पायल ने जरा सख्त लहजे में कहा, हाँ, और हमें अभी तक पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और दवा का एक छोटा सा इंजेक्शन निकालते हुए कहा, मैं अभी इन्हें होश में लाने के लिए एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 1-2 दिन इन्हें पूरी तरह से आराम दिया जाए। और हाँ, स्ट्रेस से दूर रखिएगा, वरना इनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पायल ने एक पल को देव की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। चलो सब लोग बाहर चलते हैं। काव्या धीरे से बोली, नहीं बड़ी माँ। कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा पसर गया था। कुछ देर बाद रोशनी की पलकें हिली। उसने आंखें खोली और सामने देव का चेहरा दिख रहा था। मैं कहाँ? उसकी आवाज धीमी थी। घर पर हो भाभी, काव्या ने नरम लहजे में कहा। आप ठीक हो ना? सबने रोशनी की तरफ देखा। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। देव वहीं रुका रहा था। किरण ने राहत की सांस ली, शायद घबराहट में बेहोश हो गई होगी। नया माहौल है। बड़ी माँ थोड़ी नरम पड़ी। काव्या ने राहत की सांस ली और बड़ी माँ पायल बस एक ठंडी सांस लेकर बाहर चली गई थी, बड़बड़ाती हुई, नई बहू बहुत नाजुक है, बाहर बात के लिए। देव ही दोषी होगा क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस लड़की का। कमरे में काव्या झुककर रोशनी का माथा सहला रही थी। भाभी, आप ठीक तो है ना? पानी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। किरण ने तुरंत गिलास बढ़ाया। लो बेटा, धीरे से पियो। दादी ने झट से सबको पीछे किया। अब कोई सवाल नहीं करेगा, पहले इसे आराम करने दो। आरती फिर छेड़ते हुए मुस्कुराई, देवर जी, आप तो वैसे भी थोड़े सख्त हैं, हमारी देवरानी जी जरा डर जाती हैं। उसने जानबूझकर बात को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की, लेकिन कमरे में माहौल अब भी टाइट था। हमारी देवरानी जी जरा नाजुक मिजाज लगती हैं, प्यार भी जरा नरमी से जताइएगा। नई दुल्हन है देवर जी, कमरे में अकेले आपके साथ होना कोई आसान बात नहीं होती होगी। कमरे में थोड़ी देर की शांति थी, लेकिन सबकी नजरें अभी रोशनी पर थीं। देव धीमे कदमों से उसके पास आया, लेकिन अभी खुद को उसके ज्यादा करीब लाने से हिचक रहा था। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में झिझक थी। रोशनी ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसकी पलकें अभी भारी थीं। काव्या ने एक नजर देव की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, भाभी को अब थोड़ी देर सोने दो, शायद थकावट और डर दोनों मिलकर असर कर गए हैं। दादी ने सबको इशारा किया, चलो सब बाहर चलो, रोशनी को आराम की जरूरत है। सब एक एक करके कमरे से निकलने लगे थे। आरती जाते जाते एक और तन छोड़ना नहीं भूली थी। अब देवर जी जरा मुस्कुराना भी सीख जाएं तो अच्छा रहेगा। नई दुल्हन के लिए यही सबसे बड़ा टॉनिक होता है। देव कुछ नहीं बोला था, वो बस रोशनी की तरफ ही देख रहा था। कमरे में अब सिर्फ देव और रोशनी बचे थे। दरवाजा बंद होते ही जैसे एक अजीब सी खामोशी ने कमरे को घेर लिया था। रोशनी की सांसें अब भी थोड़ी तेज थीं, चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था।
लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की नींद थी। रात काफी हो चुकी थी। कमरा अब भी चुप था। रोशनी की सांसों की आवाज धीमी थी और बाहर की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर नरम साया छोड़ रही थी। देव अब भी कुर्सी पर बैठा हुआ था। आंखें बंद थी लेकिन ध्यान कहीं और था, जैसे सोच में डूबा हुआ हो। तभी हल्की सी खटपट हुई। देव की आंखें फौरन खुली। सामने देखा, रोशनी उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी और मेज पर रखा पानी का गिलास उसकी पहुंच से कुछ इंच दूर था। देव बिना किसी भाव के खड़ा हुआ, 2 कदम उसके पास पहुंचा। क्यों जरूरत से ज्यादा नाटक करती हो? उसकी आवाज में वही पुराना ठंडापन था। सीधा क्यों नहीं कहती कि प्यास लगी है? रोशनी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन वो मुस्कान अधूरी ही रह गई थी। गला भी सूखा हुआ था। देव ने बिना उसका इंतजार किए गिलास उठाया और जैसे ही उसने देखा कि रोशनी के हाथ कांप रहे हैं, खुद ही गिलास उसके होठों तक ले गया था। गिलास उठाने की भी ताकत नहीं, फिर भी खुद ही सब कर लोगी, उसने गुस्से में कहा। लेकिन उसकी उंगलियां गिलास के नीचे कुछ ज्यादा ही ध्यान से जमी हुई थी, जैसे वो पानी गिरने न दे। रोशनी ने एक छोटा सा सिप लिया, फिर रुककर कहा, शुक्रिया। देव की भौहें सिकुड़ गई थी। शुक्रिया मत बोलो। उसकी आवाज़ अब और भी सख्त हो गई थी। तुम कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर, और हाँ, अगली बार फिर से नाटक किया ना तो अकेला छोड़ दूंगा इस कमरे में, समझी? रोशनी कुछ नहीं बोली थी। अगली सुबह रोशनी की तबीयत अब थोड़ी बेहतर थी। वह चुपचाप बैठी हुई थी, बिना कुछ कहे। देव सामने नहीं था, लेकिन कमरे के बाहर उसकी मौजूदगी का एहसास था। कुछ ही देर बाद दादी कमरे में आई। बिटिया, तैयार हो जाओ, दोपहर में पगफेरे के लिए नहीं निकलना है। सब इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, सिर हल्का सा झुकाया। शायद अभी उसके मन में कोई कोना था जो उन रिश्तों की डोर थामना चाहता था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर से देव की आवाज़ आई, ठंडी, सख्त और बिल्कुल अनजानी। कोई ज़रूरत नहीं है उसे वहाँ ले जाने की, और ना ही मैं उसे वहाँ जाने दूंगा। दादी पलटी। क्या मतलब है तुम्हारा देव? देव अब तक सामने खड़ा हुआ था। उसकी आंखें सीधी दादी की आंखों में देख रही थी, भावहीन, बेरहम। मतलब साफ है दादी, वो अब इस घर में है और इस घर की बहू है और यहीं रहेगी। अपने घर वालों के ड्रामे बहुत देख चुकी है और मैं किसी 3rd क्लास इमोशनल फैमिली सीन का हिस्सा नहीं बनने वाला। दादी गुस्से में बोली। देव, तुम कैसे बात कर रहे हो? वहाँ उसकी माँ है, उसका घर है। देव ने बात बीच में ही काट दी थी। घर वो था, लेकिन अब इसका घर ये है, और अब से ये कभी अपने मायके नहीं जाएगी। देखिए दादी, मैं औरतों की फीलिंग्स के लिए नहीं बना और किसी फैमिली ड्रामा में पढ़ने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। आप चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन उसे अब कोई लेने नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा भी तो मैं खुद दरवाज़ा बंद कर दूंगा। दादी का चेहरा हैरानी और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन देव के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। बस एक बर्फ जैसी परत थी जो उसकी आंखों के पीछे बहुत कुछ छुपा रही थी। वो मुड़ा और बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया था। कमरे में रोशनी अब भी चुप बैठी हुई थी। उसने सब सुन लिया था, शब्दों को नहीं, उनके पीछे की खामोशी को। नीचे हॉल में पायल धीरे धीरे चाय की प्याली को हथेलियों में थामे बैठी थी। उनकी निगाहें कहीं दूर थीं। किरण उनके पास आकर बैठ गई थी। बड़ी भाभी, चिंता मत कीजिए, बहू अब ठीक है। पायल ने हल्की सांस भरी। ठीक है, पर दिल नहीं मानता कि बस कमजोरी थी। कुछ तो है जो ये लड़की अपने अंदर छुपा रही है। किरण थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, नई जगह है भाभी, माहौल भी नया है, थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पायल ने एक तीखी नज़र उसकी तरफ डाली। और कितना समय चाहिए किरण? और तुम तो जानती हो ना इस रिश्ते के लिए मैं कितनी मुश्किल से मानी थी। किरण, मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन रोशनी बुरी लड़की नहीं है। और फिर जो हुआ, उसका देव से भी तो कोई लेना देना नहीं था। शायद उसके मन में कोई डर हो, या फिर आप भी तो देव के कठोर रवैये से अच्छे से वाकिफ हैं। डर? अगर डर इतना ही गहरा था तो शादी ही क्यों की? किरण चौंकी। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? बस इतना कि मुझे इस लड़की की आंखों में कोई मासूमियत नहीं दिखती, कुछ छुपा रही है वो। और देव, वो तो खुद ही दर्द की चादर ओढ़कर बैठा है, उसे क्या समझ आएगा? किरण थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है भाभी, लेकिन क्या नई बहू को शक की निगाह से देखना जरूरी है? शक नहीं किरण, समझदारी है। एक गलती की थी हमने, अब और नहीं करनी। दादी अभी रोशनी के कमरे में मौजूद थी। उनके हाथ में हल्दी वाला दूध था। रोशनी अभी बेड पर बैठी हुई थी, चुप, थकी और थोड़ी बुझी सी। दादी उसके पास बैठी और नरम लहजे में बोली, रोशनी, तुम डरी हुई हो ना? रोशनी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। दादी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। देखो रोशनी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये घर तुम्हारा है, और देव, वो चाहे जितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन इंसान बुरा नहीं है। हाँ, उसकी बातों का तरीका जरूर चुभता है, लेकिन तुम उसके सामने खुद को छोटा मत समझो। रोशनी की आंखों में हल्की हैरानी थी। शायद वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि कोई उसकी तरफ इस तरह खड़ा होगा। तुम्हें भी हक है अपनी बात रखने का, दादी ने फिर से कहा। और जब कभी वो तुम्हारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करे ना, तो तुम उसकी आंखों में देखकर कहना, मैं कोई गलती नहीं हूँ, और मैं यहाँ मजबूरी में नहीं आई, समझी? रोशनी की पलकों में हलचल हुई, जैसे किसी ने उसके मन की चुप दीवार पर दस्तक दे दी हो। और याद रखना, जो औरत अपनी आवाज़ खो देती है, वो खुद को भी खो देती है। तुम मत खोना खुद को, चाहे प्यार मिले या न मिले, इज्जत ज़रूर मांगना। रोशनी की उंगलियां धीरे से अपने आंचल की कोर मरोड़ने लगी थीं। उसकी आंखें अब जरा अलग सी लग रही थीं, थोड़ी तेज, थोड़ी जागी हुई।
दादी ने हल्दी वाला दूध उसके हाथ में दिया, पियो इसे, और अब से जब वो पास आए तो तुम डरना मत, जवाब देना, लेकिन सलीके से। तुम भी इस रिश्ते की बराबर की हिस्सेदार हो। कोई एहसान नहीं किया है उसने तुम पर। रोशनी ने पहली बार थोड़ा सा सिर हिलाया। कुछ कहने की वजह से उसके गले तक आकर अटक गई थी। और रही बात तुम्हारी मायके जाने की तो। रोशनी ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, वो देव। दादी ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, अब से यही तुम्हारा घर है। मैं जानती हूँ कि कल गिरीश ने तुमसे क्या कहा था। रोशनी का चेहरा जैसे अचानक सफेद पड़ गया था। उसने चौंककर दादी की तरफ देखा। उसकी पलकों में फिर से नमी तैरने लगी थी। घबराओ मत, दादी ने उसकी पीठ पर एक हल्की सी थाप दी। मैंने सब सुन लिया था। गिरीश जो भी बोले उसका सच से कोई लेना देना नहीं है। वो खुद अपनी कुंठा में डूबा हुआ है। तुम्हें उसकी बातों से खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। रोशनी की उंगलियां अब अपने आंचल के बजाय दादी की उंगलियां थामने लगी थीं, जैसे उन्हें छोड़ने से फिर से वह अकेली पड़ जाएगी। लेकिन दादी, रोशनी की आवाज़ कांपी हुई थी। अगर देव जी भी ऐसा ही सोचते हैं तो। दादी ने उसकी ठंडी उंगलियां अपने दोनों हाथों में समेट ली थीं। देव का मन इतना सरल नहीं है बहू, उन्होंने गहरी लेकिन बहुत नरम आवाज़ में कहा। वो बहुत कुछ सह चुका है, बहुत कुछ खो चुका है। वो डरता है फिर से भरोसा करने से। कमरे में थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई थी, लेकिन ये चुप्पी बोझिल नहीं थी। ये किसी आने वाले विश्वास की हल्की सी दस्तक जैसी थी। अब चलो, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध खत्म करो जल्दी से और फिर अपने कमरे में आराम करो। और याद रखो रोशनी, तुम अकेली नहीं हो। इस घर में तुम्हारे लिए भी एक जगह है, एक इज्जत है। उसे किसी को छीनने मत देना। रोशनी ने गहरी सांस ली, जैसे कोई नया वादा अपने आप से कर रही हो। उसने धीरे से दूध का गिलास उठाया और पहली बार बिना किसी झिझक के दादी की आंखों में देखकर मुस्कुराई। दादी ने उसे देखकर अपनी आंखों की नमी छुपा ली थी, जैसे कोई बीज अब जड़ें पकड़ने लगा हो। शाम के 5 बजे कमरे में हल्की सी सरगर्मी थी। देव सामने डेस्क पर लैपटॉप खोलकर कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था। रोशनी ने धीरे से अलमारी खोली और बहुत सोच समझकर एक चारकोल ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर निकालकर बेड पर रख दिए थे। और वह धीरे से बोली, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं। देव ने लैपटॉप बंद किया और सीधा अलमारी की तरफ गया। बिना हिचक, बिना उसकी तरफ देखे उसने नेवी ब्लू शर्ट निकाली और पहनने लगा था। बेड पर रखे कपड़े यूं ही अनदेखे रह गए थे। रोशनी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए थे। देव ने झुंझलाते हुए अपनी टाई कसते कसते जवाब दिया, तो क्या मैं अब हर चीज़ तुम्हारी पसंद से तय करूँ? रोशनी एक पल को ठिठक गई थी। देव उसकी तरफ आया और थोड़ा झुककर बोला, तुम यहाँ कपड़े सजाने नहीं आई हो। ये मत भूलो, तुम्हारा नाम उस इंसान से जुड़ा है जिसने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है। तुम्हारे हाथों की कोई भी चीज़ मुझे जहर जैसी लगती है, समझी? रोशनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसकी उंगलियां कांपने लगी थीं। देव ने कोट उठाया और कमरे से निकलते वक्त बस इतना कहा, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो और ये दिखावा कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है मुझे मत दिखाया करो। मैं देख सकता हूँ ये सब किस लिए है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। रोशनी उसी जगह खड़ी रह गई थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, लेकिन आंखों में अभी मासूमियत की जगह सवाल थे। उसने धीरे से बेड पर रखी शर्ट उठाई और वापस अलमारी में रख दी थी। देव के जाने के बाद कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा था। रोशनी ने अलमारी बंद की और फिर धीरे धीरे कमरे की लाइट्स बुझा दी थी और खिड़की के सहारे बैठकर देव के कहे शब्दों के बारे में सोच रही थी। तुम्हारे हाथों की दी हुई चीज़ मुझे जहर लगती है। अगली सुबह देव नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ था, टैबलेट में आंखें गड़ाए, लेकिन असल में एक भी लाइन उसने नहीं पढ़ी थी। दादी ने धीमे से कहा, आज कुछ खट्टा खा लिया है क्या? सुबह से मूड ठीक नहीं लग रहा। देव ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, जो खट्टा नहीं था वही जहर जैसा लग रहा है इन दिनों। दादी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या मीठा पसंद आ गया होता अगर वो गिरीश की बेटी ना होती? देव की नज़रें अब पहली बार टैबलेट से उठीं। आप भी जानती हैं ना वो कौन है? फिर भी मैं ये भी जानती हूँ कि वो क्या नहीं है। दादी की आवाज़ में वो ठहराव था जो सिर्फ बुजुर्गों में होता था, जख्म देखकर भी उन्हें सीने का हुनर। वो कोई चालाक लड़की नहीं है देव, वो एक डरी हुई लेकिन सच्ची लड़की है। उसके बोल कम हैं पर नीयत साफ है। देव ने कुछ नहीं कहा, बस कॉफ़ी का मग उठाया और उठा। लेकिन तभी दादी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जानती हूँ तुम क्या सोचते हो, लेकिन कुछ रिश्ते तुम्हारे हिसाब से नहीं वक्त के हिसाब से बदलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोशनी खिड़की के पास बैठी हुई थी, उसी हल्की हवा में जहाँ कभी उसने उम्मीद की थी कि यहाँ घर जैसा कुछ महसूस होगा। लेकिन अब वो सोच रही थी, शायद मैं बस एक समझौता हूँ, या फिर एक सज़ा, या फिर डील। पापा और भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो उनकी मर्जी से ही शादी की थी ना। उसकी उंगलियां अब कोई कोर नहीं मरोड़ रही थीं। वह अपने ही ख्यालों को कस रही थी, धीरे धीरे खुद को समझा रही थी। ठीक है, अगर मैं जहर हूँ ना तो आपको जहर बनकर भी दिखाऊंगी। उसने अपनी आंखों की नमी पहुंची और पहली बार खुद को शीशे में देखते हुए बोली, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हवेली की दोपहरें अक्सर खामोश होती थी, लेकिन आज पीछे के आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, जैसे ठहरी हुई हवा में कोई रंग घुल गया हो। रोशनी छांव में रखी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हुई थी, चेहरे पर हल्की सी थकान, लेकिन आंखों में अब भी कुछ बचा हुआ अपनापन झलक रहा था। भाभी,
ज़रा ध्यान रखना रिंकी और सोनम का। काव्या की आवाज़ आई। हाँ काव्या, आप बेफिक्र रहिए, रोशनी ने नरमी से जवाब दिया। उसी पल सोनम और वर्षा का बेटा सोनू अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए रोशनी के करीब आकर खड़े हो गए थे और रोशनी की साड़ी खींचते हुए बोले, मामी हमें आपके साथ आंख मिचोली खेलनी है, आप भी खेलो ना। उसके पीछे काव्या और रिया भी दौड़ी आईं। सोनू की मासूम सी आवाज़ ने रोशनी के होठों पर हल्की मुस्कान ला दी थी, लेकिन वो मुस्कान कुछ पल ठहरकर फिर से कहीं खो गई थी। मामी हमें आंख मिचोली खेलनी है, आप भी खेलो ना। सोनू ने उसकी साड़ी को और जोर से खींचते हुए कहा, लेकिन जैसे ही काव्या की नज़र रोशनी के चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा गंभीर हो गया था। रोशनी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फिर चुप हो गई थी। उसने सिर हल्के से हिलाकर नहीं कहना चाहा, पर होठ कुछ बोले ही नहीं। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया था, आंखों में सच्ची फिक्र थी। नहीं भाभी, आप भी हमारे साथ खेलें, क्या आप हमसे नाराज़ हैं? रोशनी ने एक पल को नजरें झुका ली थी, जैसे कुछ टूटा हो अंदर। फिर बच्चों की खिलखिलाहट की ओर देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। नहीं, नाराज नहीं हूँ, उसने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा। बस थोड़ा थक गई हूँ शायद। काव्या उसके पास बैठ गई थी और प्यार से बोली, थकान तो खेल से दूर हो जाती है ना भाभी, चलो ना, आज सिर्फ हमारे लिए, थोड़ी देर के लिए ही सही। सोने फिर से बोला, हाँ मामी, आज पकड़ नहीं पाओगी आप हमें। रोशनी की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई थी, लेकिन इस बार उस नमी में कोई बोझ नहीं था। वो कुर्सी से उठी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब दिखाती हूँ आप सबको पकड़कर। बच्चों की खुशी से हवेली की खामोशी दरक गई थी और शायद रोशनी के दिल की दीवार भी। रोशनी की आंखों पर ब्लैक कलर के रुमाल बंधा हुआ था और उसने दीवार की ओर मुंह करते हुए गिनती शुरू की। 1 2 3 4। बच्चे इधर उधर भागकर छुपने लगे थे। सोफे के नीचे, खंभों के पीछे, झूले के नीचे उनकी मासूम ठहाके पूरे आंगन में बिखर रहे थे। ठीक उसी वक्त हवेली के मेन गेट से देव अंदर आ रहा था। हाथ में फाइलें थीं, पर चेहरे पर वही सख्त परछाई। लेकिन बच्चों की आवाज़ों ने उसके कदम धीमे कर दिए थे। उसकी नज़र लॉन में पड़ी। रोशनी दीवार की ओर मुंह किए गिनती गिन रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी हल्की सी चमक थी। अब मैं आ रही हूँ, रोशनी ने घूमते हुए कहा। जो मिल गया ना, उसे पकौड़े बनाकर खाऊंगी। बच्चों की हंसी में डर नहीं, सिर्फ प्यार था और बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे। और देव, उसने पहली बार रोशनी को वैसे देखा था, जैसे कोई बोझ नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक लड़की जो हंस रही थी। बच्चों जैसी सादगी से और सच्चाई से उसके सख्त चेहरे पर एक पल को हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन इस मुस्कान का शायद उसे एहसास भी ना हुआ हो। रोशनी की आंखों पर काली रुमाल की पट्टी थी और सारे बच्चे चारों तरफ बेतहाशा हंसते हुए भाग रहे थे। अब बताओ कौन कहाँ छुपा है, काव्या ने चिढ़ाते हुए कहा। अब तो कोई बच नहीं पाएगा। रोशनी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ आगे फैलाए और धीमे धीमे चलने लगी थी, लेकिन आंखों से देखे बिना दिशा का अंदाजा लगाना आसान नहीं था। वो एक कदम आगे बढ़ी और फिर दूसरा। अचानक उसके पाँव किसी चीज से टकराया और वो संतुलन खो बैठी। वो गिरने ही वाली थी जब किसी ने उसका हाथ थामा। किसी की मजबूत हाथों की गिरफ्त ने उसे थाम लिया था, लेकिन वक्त इतना तेज था कि वो खुद को भी संभाल नहीं सका था। अगले ही पल रोशनी और देव दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। पट्टी भी रोशनी की आंखों पर थी, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चली थीं और देव, उसकी शर्ट का ऊपरी हिस्सा फट चुका था। शायद रोशनी के किसी हिस्से ने झटके में उसे खींच लिया था। एक पल के लिए हवेली के उस आंगन में सन्नाटा छा गया था। बच्चे भी सहम कर खड़े हो गए थे। रोशनी धीरे से पट्टी हटाते हुए बोली, मैं मुझे लगा कि वो। और जब उसकी नज़र देव की आंखों से टकराई, वो ठंडी, गहरी और बेहद करीब थी, बहुत करीब। देव का चेहरा बेहद पास था। उसकी सांसें रोशनी के गालों को हल्का हल्का छू रही थीं। रोशनी ने जैसे ही हलचल महसूस की, वो घबरा कर उठने लगी थी, मगर देव की आंखों में झलकता वो ज्वालामुखी सा गुस्सा देखकर उसके हाथ वहीं ठिठक गए थे। लॉन में एक पल को सन्नाटा छा गया था। बच्चों के खिलखिलाते खेल का शोर अचानक थम चुका था। क्या कर रही थी तुम? उसने लगभग फुफकारते हुए कहा। ये तमाशा मज़ेदार लग रहा है तुम्हें? तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं जो बच्चों के साथ खेल रही थी? बच्चों के साथ खेलने आई थी या मुझे छूने का बहाना ढूंढ रही थी? बच्चे सहमकर एक दूसरे के पीछे चुप गए थे। उनकी मासूम आंखों में डर की लकीरें खींच गई थी। रोशनी का चेहरा स्याह पड़ने लगा था, मगर उसकी आंखें अब भी देव की तरफ टिकी हुई थी, हैरानी, दुख और कुछ न कह पाने की तकलीफ से भरी हुई। देव एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी नीची थी, मगर असर और भी ज़्यादा गहरा था। याद रखना, उसने कहा, तुम्हारा हर कदम मुझे और भी यकीन दिला रहा है कि तुम यहाँ किसी साजिश के तहत ही आई हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ जासूसी के लिए भेजा है ना, और दिखा ऐसे रहा है जैसे वह तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुका है। रोशनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि देव कल उसके और उसके पिता के बीच की बातें सुन चुका था। उसकी आंखों में जैसे आग सुलग रही थी, किसी जले हुए इंसान की राख सी उठती लपटों जैसी, जैसे किसी पर भरोसा नहीं करती और जिसने भरोसे की कसम खाकर जीना ही छोड़ दिया हो। मगर इस बार रोशनी ने नजरें नहीं झुकाई थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से खड़ी हुई। चेहरे पर अब वो डर नहीं था, ना ही बेबसी थी। उसकी आंखों में कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो देव ने शायद पहली बार देखा। देव ने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि अचानक
बस बहुत हो गया। रोशनी की आवाज़ लॉन में गूंज गई थी। बच्चों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। काव्या सभी बच्चों को अंदर ले गई थी। देव भी पल भर को ठिठक गया था। रोशनी उसकी ओर बढ़ी, उसकी बेहद करीब आकर ठहर गई थी। अब उनके बीच सिर्फ सांसों की दूरी रह गई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, आग थी, वही आग जो अब तक सिर्फ देव की आंखों में जल रही थी। रोशनी ने कांपते हाथ से देव के कॉलर को थामा। ना ही नरमी थी और ना ही घबराहट, सिर्फ सच। मुझे तुम्हें छूने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं, उसने गुस्से में फुफकारते हुए कहा। तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। उसकी बात सुनकर देव का चेहरा जैसे एकदम सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखें फैल गई थी रोशनी की बोल्डनेस और उसकी नज़दीकी, बल्कि उसके शब्द पर। पत्नी? एक पल को वक्त जैसे ठहर सा गया था। देव कुछ बोलने को हुआ, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। रोशनी अभी उसके सामने खड़ी हुई थी, अटूट, अडिग और पहली बार बेहिसाब बोलती हुई। रोशनी की बातें देव के जहन में बिजली की तरह गूंज गई थीं। तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई थीं, मगर अगले ही पल वो एक कड़े मगर उलझे हुए लहजे में उसके करीब आया। उसकी आंखों में अभी गुस्सा था, या शायद गुस्से के पीछे छुपी वो बेचैनी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। पत्नी होने का मतलब भी पता है तुम्हें? उसकी आवाज़ धीमी थी मगर धारदार थी। रोशनी कुछ कहने ही वाली थी, मगर देव ने उसकी कलाई धीरे से पकड़ी। स्पर्श सख्त नहीं था, मगर इतना मजबूत ज़रूर था कि वह चौंक जाए। उसकी आंखों से आंखें मिली, लेकिन वो डरी नहीं थी, और ना ही देव से डरकर उसने नज़रें नीची की थीं। और तभी देव ने अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। रोशनी को संभलने का वक्त भी नहीं मिला था। शायद कमरे की दीवारों के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो अब तक सिर्फ अधूरे जज्बातों में दबी हुई बात थी। देव की पकड़ मजबूत थी और चाल उससे भी ज़्यादा तेज। वो उसे लेकर सीधा सीढ़ियों की ओर बढ़ा। अब तुम जानोगी एक पत्नी होने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप कहानी का पिछला पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।